वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग बेंथम के व्यक्तिवाद और उसके अलावा जो और विचार इनके हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बेंथम का जो आपका उपयोगितावादी जो इनकी विचारधारा थी उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो आइए इनके अन्य विचारों को देखते हैं, इनसे भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो है प्राकृतिक अधिकार और जो आपका सामाजिक समझौता का सिद्धांत था ना, उसका इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है, उसको ये नहीं मानते थे। तो बेंथम ने अपने से पूर्व प्रचलित, यानी कि बेंथम के पहले जो आपका ये विचार प्रचलित थे, प्राकृतिक कानून का, प्राकृतिक अधिकार का और सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत प्रचलित था, उसका ये क्या करते हैं, उसका ये विरोध करते हैं, ठीक है ना। बेंथम के पहले इस तरह के विचार आपके हाब्स, लाक, रूसो इन सब के द्वारा दिए गए थे। तो इसका ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, इसको ये नहीं मानते हैं। इनके शब्दों में राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करते हैं क्योंकि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन करना उनके लिए क्या होता है भाई, ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है ना। तो इनका ये मानना है कि जो है लोग जो है राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये एक सामाजिक समझौते का परिणाम है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आज्ञा पालन से इन्हें सुरक्षा और लाभ प्राप्त होता है। यदि आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो इनको क्या होगी भाई, हानि हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से आज्ञा का पालन जो है करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है बेंथम कहता है कि राज्य का आधार कोई सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि क्या है, उपयोगिता और आज्ञा पालन करने की आदत है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, ये सुरक्षा और स्वतंत्रता के बारे में इनका क्या कहना है। तो बेंथम जो है सुरक्षा को स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। यानी कि सुरक्षा जो है हमारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता से ज़्यादा हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। उसका विचार था कि व्यक्ति क्या चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्रता नहीं। यानी कि अगर स्वतंत्रता नहीं भी मिलती है तब भी अगर समाज में उनको सुरक्षा मिल रही है तो वो व्यक्ति के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसका मानना है भाई, बेंथम का मानना है, ठीक है। यानी कि सुरक्षा आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता से। समानता के सिद्धांत के बारे में इनका क्या कहना है। समानता के सिद्धांत के बारे में ये कहते हैं कि समानता के बारे में बेंथम का विचार है कि यह हिंसा से स्थापित की जा सकती है, यानी कि आप बलपूर्वक जो है समानता को स्थापित कर सकते हो और इसे हिंसा से ही समाज में बनाए रखा जा सकता है। यानी कि आप बलपूर्वक जो है समानता को समाज में बनाए रख सकते हो। अगर आप ऐसे ही व्यक्तियों को कहोगे कि जो है हम सब एक समान है तो कोई नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो आपको बलपूर्वक जो है समानता स्थापित करनी चाहिए। ये समानता के बारे में बेंथम के विचार हैं। ओके, अगला देखते हैं, शासन के प्रकार और लोकतंत्र के बारे में इन्होंने क्या कहा है। बेंथम शासन के प्रकार के संबंध में विशेष चिंतित नहीं है, यानी कि शासन किसी भी प्रकार का हो, उसको कोई मतलब नहीं है कि शासन किस प्रकार का है। शासन के प्रकार से इसको मतलब नहीं है। उसका विचार है कि शासन का प्रकार कुछ भी हो, उसका प्रमुख सिद्धांत अधिकतम जनता को अधिकतम सुख प्रदान करना होना चाहिए। यानी कि उपयोगितावाद को पालन करना चाहिए, चाहे निरंकुश शासक हो चाहे प्रजातंत्री शासक हो, ठीक है। तो ये जो है कह रहा है कि भाई अधिकतम जनता को अधिकतम सुख, यानी कि सुखवाद की भावना, जो उपयोगितावाद का जो मूल भाव है वो चीज़ उसमें होना चाहिए। किंतु वह उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार जनतंत्र को ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का साधन मानता है, ठीक है ना। ये एक तो इसके लिए विशेष चिंतित नहीं है कि कोई भी शासन हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जनतंत्र को मानता है कि हाँ, अगर भाई ये लोकतंत्र होगा तो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख जो है प्रदान किया जा सकता है। ये इसका मानना है। ओके, बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का भी समर्थन किया है। यानी कि एक व्यक्ति क्या करेगा, एक वोट करेगा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति एक वोट कर रहा है तो उसको एक व्यक्ति का एक वोट माना जाएगा, ठीक है। और वह महिला मताधिकार और भारित मतदान का कट्टर विरोधी था। इसका क्या मतलब है, महिला मताधिकार यानी कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, इसका ये क्या था, विरोधी था। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिए जाने का क्या था, ये विरोधी था। इसके अलावा भारित मतदान का क्या मतलब होता है, अभी यहाँ पे देखा एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या है, समान है। लेकिन भारित मतदान वो होता है जहाँ पे समाज के जो प्रभावशाली लोग होते हैं ना, जब वो वोट करते हैं तो उनके मतदान की वैल्यू ज़्यादा होती है। मान लो इनके जो साधारण आदमी होगा वो एक वोट देगा तो उसको एक गिना जाएगा, लेकिन जो आपका प्रभावशाली आदमी होगा जब ये वोट देगा तो हो सकता है इसको दो गिना जाए, एक वोट की कीमत, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये इसको भारित मतदान कहते हैं। तो इसका भी विरोधी था, इसीलिए इसने एक व्यक्ति एक वोट का भी समर्थन किया है। लेकिन महिला मताधिकार को ये नहीं मानता है, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि महिलाओं को भाई
आप मत दो क्या, वोटिंग का अधिकार मत दो। ठीक है, तो देखिए भारत मतदान का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जिसका हित या योगदान अधिक है उसकी आवाज़ को अधिक महत्व मिले, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बेंथम ने गुप्त मतदान का भी समर्थन किया है। ठीक है, गुप्त मतदान का समर्थन ये कर रहा है। गुप्त मतदान का मतलब आप अपना वोट किसको दे रहे हो ये आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका समर्थन ये दो कारणों से करता है। क्या करने के लिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, यानी कि व्यक्ति जो है ये तो उसका व्यक्तिगत अधिकार है कि वो किसको वोट दे रहा है, तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी इससे अगर वो गुप्त रूप से मतदान करेगा, और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। ठीक है ना, या हो सकता है भाई कोई ज़्यादा प्रभावशाली हो, अगर वो उसको पता चल जाए कि इसने मुझे वोट नहीं दिया है तो उसको जो है मार दे। ठीक है, तो वो जो है गुप्त रूप से मतदान देगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा भाई कि किसको वोट दिया। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है गुप्त मतदान। इसके अलावा बेंथम प्रजातंत्र की पूर्णता के लिए उत्सुक था और इस दृष्टि से उसने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। प्रेस की स्वतंत्रता का भी ये क्या था भाई, समर्थक था, ताकि समाज में जो है सूचनाएं लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और जो सरकार है वो क्या हो सके भाई, जवाबदेह हो सके। अगर आपकी जो आपका वो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होगी तो सरकार जो है ना तो जवाबदेह होगी, ना तो लोगों तक सही सूचनाएं जो है पहुंच पाएंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है प्रेस की स्वतंत्रता का भी ये समर्थन कर रहा था। न्यायिक सुधार और कानून व्यवस्था के बारे में बेंथम ने क्या सुझाव दिए देखते हैं। बेंथम ने कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए क्या किए थे, अनेक सुझाव दिए थे। ठीक है, उनके द्वारा समर्थित सभी वैधानिक सुधार अब तक अपनाए जा चुके हैं, यानी कि जिस तरह के वैधानिक सुधारों की उन्होंने बात की थी वो जो है अधिकतर जो है सभी क्या किए जा चुके हैं, समाज के द्वारा उसको अपनाया जा चुका है। ठीक, न्यायिक सुधार के इतिहास में उनका स्थान क्या है, बहुत ऊंचा है। न्यायिक सुधार भी उन्होंने काम करा हुआ है। किसने? बेंथम ने। बेंथम का विचार था कि दंड का उद्देश्य अपराध की रोकथाम होना चाहिए, यानी कि दंड आप इस तरह से दो कि भाई अपराध जो है अगली बार अपराध पे जो है क्या लगाम लगाई जा सके। इसीलिए दंड की प्रकृति तथा मात्रा अपराध की गुरुता के अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह का अपराध हो, जिस तरह का अपराध हो उसी तरह का दंड की प्रकृति होनी चाहिए। जैसे चोरी के लिए जो है आप सामान्य जो है क्या दे सकते हो भाई, दंड दे सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि चोरी के लिए आप क्या करोगे, उसको फांसी चढ़ा दोगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि दंड की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी मात्रा जो है अपराध की गुरुता के अनुपात में होनी चाहिए। जिस तरह का अपराध है उसी तरह का जो है आप दंड दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई, अपराध रोका जाना चाहिए। अब देखिए बेंथम अगला जो कथन इसका है क्या कह रहा है, दंड और पुरस्कार के द्वारा समाज में सुख की वृद्धि करना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, तो जो है आपका दंड और जो है पुरस्कार भी सरकार को देना चाहिए। अगर अच्छे काम करे तो पुरस्कार दो, गलत काम कर रहे हो तो भाई दंड दो। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है क्या होगा, समाज में जो है सुख की वृद्धि करना, क्योंकि बेंथम किसकी बात करता है, उपयोगितावाद की। इसके अलावा इन्होंने जेल सुधार के बारे में भी जो है अपने विचार दिए थे। तो जेल सुधार के बारे में जो है इन्होंने कहा कि जेलों को यातना गृह के स्थान पर सुधार गृह के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी कि आप वहाँ पे लोगों को जेलों में ले जाकर उन्हें मार पिटाई मत कीजिए, बल्कि उनको सुधार करिए, उनके सुधार के लिए काम करिए। जेल में अपराधियों को लाभदायक काम सिखाइए या फिर कोई शिल्प सिखाइए जिससे वो क्या कर सके, बाहर आकर के अपनी रोजी रोटी कमा सके। ठीक है ना, वहाँ पे उनको दंड मत दो, पिटाई मत करो। ठीक, उनका आप सुधार करो, उनको कुछ ऐसा काम सिखाओ ताकि वो बाहर आकर के क्या कर सके, रोटी कमा सके। तो ये जेल सुधार के बारे में बेंथम के विचार थे। उन्होंने एक आदर्श जेल का नमूना भी तैयार किया था। देखिए ये आपसे पूछा जाता है कि ये जो आदर्श जेल था जिसका नाम रखा गया था पैन ऑप्टिकन। ठीक है ना, पैन ऑप्टिकम इस जेल का नाम रखा गया था, आदर्श जेल था। और ये किसने बनाया था भाई, इसका विचार किसने दिया था, तो ये दिया था बेंथम ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, कैदियों की प्रत्येक गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण रखना। ठीक है, कैदियों की प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी और नियंत्रण रखना इसका काम था। क्या था, एक गोल तरीके का ऐसा जेल था और वहाँ पे क्या होता था, एक बड़ा सा टावर होता था और उस टावर से जो है क्या रखा जाता था, अपराधियों पर जो है नियंत्रण और निगरानी रखा जाता था। ठीक है, माइकल फूको जो है इन्होंने क्या किया, बेंथम के पैन ऑप्टिकन को शक्ति के एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया। ठीक है, शक्ति और नियंत्रण की एक आधुनिक तकनीक के रूप में इसको देखा। किसने? माइकल फूको ने। किसको जो है शक्ति की नई तकनीक के रूप में देखा, तो ये जो आपका पैन ऑप्टिकन जेल का विचार बेंथम ने दिया था इसको। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो याद रखना है, इसको ध्यान रखना है।
शिक्षा और सुधार के बारे में इन्होंने क्या कहा भाई? बेंथम का विचार था कि मनुष्य जाति को शिक्षा से ही सुधारा जा सकता है। ठीक है, यानी कि भाई सुधार तभी होगा जब आपका समाज में शिक्षा जो है दी जाएगी। अब देखिए, उन्होंने 2 पद्धतियों का सुझाव दिया, 2 तरीके की शिक्षा पद्धति का इन्होंने सुझाव दिया था। प्रथम, निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए, यानी कि निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए भाई? विशेष शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरा जो है, उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग शिक्षा पद्धति थी। ठीक है, यानी कि जो आपके गरीब थे, जो अनाथ लोग थे, उनके लिए अलग शिक्षा पद्धति थी, अलग शिक्षा पद्धति का विचार दिया। इसके अलावा जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनके लिए अलग शिक्षा पद्धति का इन्होंने विचार दिया था। वह मॉनिटर पद्धति का समर्थक था। आपको याद रखना है, मॉनिटर पद्धति का समर्थन किसने किया है भाई? बेंथम ने। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार जो ऊंची कक्षा के योग्य विद्यार्थी होंगे वो निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, इनका मानना ये था कि जो उच्च कक्षा के जो योग्य विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी हैं, वो निचली कक्षा के जो आपके विद्यार्थी हैं उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बेंथम के अनुसार यह राज्य का कर्तव्य था कि वह निर्धन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। इसके अलावा इन्होंने राज्य का कर्तव्य निर्धारित कर दिया कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं भाई, उनकी भी क्या करना है, हमको शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करनी है। ओके, शांति और स्थिरता के बारे में इनके क्या विचार थे भाई? बेंथम राज्य में शांति और स्थिरता का भाई समर्थक है, और ये कहता भी है कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। यानी कि जहाँ पे युद्ध हो रहा है, तूफान हो रहा है, आप जो है इतिहास में देखते हो, युद्धों को पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। ठीक है, कि उस समय इस तरह का युद्ध हुआ था। तो ये केवल पढ़ने के लिए जो है अच्छे होते हैं, सर्वोत्तम होते हैं। लेकिन अगर इस समय होगा, आपके समय में जब वो युद्ध होगा, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा कि परंतु सहन करने के लिए शांति और स्थिरता ही बेहतर है। ठीक है, आपके समय में अगर वो युद्ध होगा तो आप जो है उसको नहीं सहन कर पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो केवल पढ़ने के लिए सर्वोत्तम है। तो इसलिए ये क्या करता है? शांति और स्थिरता का भी समर्थन करता है। आगे देखते हैं बेंथम की व्यक्तिवादिता। तो व्यक्तिवादिता जो एक विचार है, व्यक्तिवादिता जो है क्या करता है कि केंद्र में जो है व्यक्ति को रखता है। यानी कि व्यक्ति ही क्या है? राज्य का केंद्र है। राज्य किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है, यानी कि व्यक्तियों के कल्याण के लिए ही राज्य है। तो व्यक्ति इसमें केंद्रित होता है, केंद्र में होता है व्यक्तिवादी विचार में। तो बेंथम को व्यक्तिवादी कहने के कारण उसकी राज्य और समाज संबंधी धारणा है। तो राज्य और समाज संबंधी धारणा यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। बेंथम के अनुसार समाज अपने घटकों के योग से अधिक कुछ नहीं है। समाज के घटक कौन है? व्यक्ति हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं उनसे आपका समाज बना है। ठीक है, तो अपने घटकों के जीवन तथा उद्देश्य के अतिरिक्त समाज का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो समाज है वो किससे मिलकर बना है? अपने घटकों यानी कि व्यक्तियों से मिलकर बना है। तो व्यक्तियों के जो जीवन का उद्देश्य है वही जो है समाज का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति को क्या कर रहा है? ये केंद्र में रख रहा है। ओके, इसके अलावा देखते हैं बेंथम के लिए व्यक्ति ही सत्य है, समाज उसकी दृष्टि में एक काल्पनिक निकाय है। समाज किससे बना है भाई? व्यक्तियों से मिलकर ही बना है। तो समाज को ये काल्पनिक निकाय मान रहा है कि ऐसा कोई समाज, कोई जो है भौतिक निकाय नहीं है, काल्पनिक निकाय है। जबकि व्यक्ति क्या है? व्यक्ति आपका भौतिक है, व्यक्ति सत्य है, व्यक्ति आपको दिख रहा है, समाज नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है। यानी कि जो राज्य का निर्माण किया गया है भाई, वो किसके लिए किया गया है? व्यक्ति के लिए, व्यक्तियों के कल्याण के लिए। व्यक्ति का राज्य के लिए नहीं, यानी कि व्यक्ति जो है राज्य के लिए नहीं है। व्यक्ति राज्य को आगे नहीं बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ाने के लिए है, जबकि राज्य इसीलिए बनाया गया है ताकि व्यक्तियों का कल्याण हो सके। ओके, व्यक्तिवादियों के समान ही बेंथम राज्य को एक छोटी और अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार करता है। देखिए, अनिवार्य बुराई इसलिए कहा जाता है राज्य को कि ये जो लोग जो है राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं, उनका कहना है कि भाई राज्य का काम केवल है व्यक्तियों का क्या करना? उत्थान करना। ठीक है ना, अगर उसके ऊपर वो हस्तक्षेप करेगा, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएगा, तो वो क्या है? एक बुराई होगी। ठीक है ना, लेकिन ये भी जरूरी है, इसीलिए इसको अनिवार्य बुराई कहा गया है। ओके, उसका विचार है कि राज्य को जहाँ तक संभव हो न्यूनतम विधियाँ बनानी चाहिए, यानी कि जनता पर, यानी कि व्यक्तियों पर जो है न्यूनतम कानून जो है लागू करने चाहिए राज्य को। बेंथम के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह उन्नति करने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दे। ठीक है ना, व्यक्ति को स्वतंत्रता जो है ज़्यादा से ज़्यादा दे, उस पर कम से कम हस्तक्षेप करे। बेंथम की स्वतंत्रता संबंधी कल्पना निषेधात्मक थी। निषेधात्मक, देखिए जब स्वतंत्रता आप लोग पढ़ रहे थे तो आपने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ी थी। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या थी कि भाई
आप जो है बिल्कुल भी राज्य क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा या फिर एकदम बिल्कुल मिनिमम हस्तक्षेप करेगा। तो मिनिमम हस्तक्षेप करने वाला यानी कि व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो, तो ये क्या होता है, आपका नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। और यहाँ पर बेंथम भी यही कह रहा है कि उन्नति करने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या करना है भाई, स्वतंत्रता देनी है। तो अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी है, तो ये स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक संकल्पना थी किसकी, बेंथम की। ठीक है ना, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता को मान रहे हैं और प्रतिबंधों के अभाव को ही ये क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता समझ रहे हैं। तो प्रतिबंधों का अभाव तो आपको बताया गया था, जो प्रतिबंधों का अभाव है वो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता है। यानी कि अगर आपके ऊपर जो है कुछ प्रतिबंध होंगे, कुछ ज़रूरी प्रतिबंध होने चाहिए, तो उसको सकारात्मक जो है स्वतंत्रता माना गया है। लेकिन बेंथम जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो है कुछ लोगों ने इनकी बड़ाई भी की, जैसे सर हेनरी मेन थे। इन्होंने कहा कि हम बेंथम को लेकर के आज तक होने वाले किसी भी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा हो। यानी कि अभी आपको ऊपर बताया गया कि न्याय के क्षेत्र में, न्याय सुधार के क्षेत्र में, कानून सुधार के क्षेत्र में इसने अच्छा काम किया था बेंथम ने। इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा वैधानिक सुधार हम नहीं जानते जिस पर उसका असर ना पड़ा हो। ठीक है, यानी कि उसने जिस तरह के विचार को बताया वो अभी जो वर्तमान में आपके कानून बन रहे हैं, जो भी आपका सुधार हो रहा है, उस पर उसका प्रभाव दिखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी आलोचना भी की लोगों ने। आलोचना में क्या है, उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए थॉमस कार्लाइल ने कहा, इसको क्या कहा है, सूकरों का दर्शन, यानी कि पिग फिलॉसफी बोला है। ठीक है, क्योंकि यह केवल सुख और दुख के आधार पर नैतिकता तय करता है। ठीक है, सुख और दुख के बारे में आपने पढ़ा था ना कि इन्होंने सुख और दुख का सिद्धांत दिया था। तो सुख और दुख के आधार पर इन्होंने जो है नैतिकता को तय करते हैं, और जो समाज के और उच्च मूल्य हैं उनको ये नहीं मानते हैं, उनका उपेक्षा करते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्लाइल ने इसको सूकरों का दर्शन यानी कि फिग फिलॉसफी कहा था बेंथम के उपयोगितावाद को। उपयोगितावाद की आलोचना यह कहकर भी की गई कि यह राज्य और सरकार को एक ही मानता है, लेकिन क्या है, जो राज्य है वो अलग है, वो सरकार जो होती है वो क्या है, अलग है। लेकिन उपयोगितावाद क्या मानता है भाई, राज्य और सरकार के बीच के अंतर को हटा देता है, क्योंकि ऐसा कोई अंतर नहीं होता। ठीक है ना, और इससे क्या होता है, ये तानाशाही की ओर झुक सकता है अगर राज्य और सरकार में आप अंतर नहीं मानोगे तो इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है। तो देखिए बेंथम के जो हम लोगों ने अब तक विचार पढ़े हैं, तो हमने उनके उपयोगितावादी विचार पढ़ लिए। ठीक है, और इसका जो है क्या किया गया भाई, इन्होंने अलग तरीके के कानूनी सुधार किए, शिक्षा प्रणाली की भी बात की, लोकतांत्रिक शासन की भी बात की। तो इन सब विचारों को हम लोगों ने अभी तक देख लिया है और इसी से अधिकतर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।